वेलकम टू सेटल अराउंड द वर्ल्ड। आज से चंद साल पहले जो भी बच्चा एफएससी, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल करता था तो माँ बाप के दो ही शौक़ थे या उनकी दो ही ख्वाहिशात हुआ करती थी कि या तो वो इंजीनियर बन जाए और या फिर वो डॉक्टर बन जाए। अगरचे आज के इस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आईटी में बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत से बच्चे आईटी को पसंद करते हैं और इसकी ज़रूरत भी है, मगर आज भी माँ बाप से अगर पूछा जाए कि आपका बच्चा जिसने अभी एफएससी की है तो उसको आप क्या करवाना चाहेंगे, और अगर उसने प्री मेडिकल में अच्छे नंबर लिए हैं तो डेफिनेटली माँ बाप यही कहेंगे कि हमारी पहली ख्वाहिश यही है कि ये डॉक्टर बने। अब सब बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें इतनी गुंजाइश नहीं है और कभी भी नहीं हुई कि वो सबको मेडिकल में एडमिशन मिल जाए और सब बच्चे डॉक्टर बन जाएं। इसके लिए बच्चों को कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, यानी उनको बैरून मुल्क जाना पड़ता है और वहाँ जाके वो डॉक्टर बनते हैं और फिर वापस आते हैं और आके पाकिस्तान में काम करते हैं। इसी तरह बहुत से जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे सबसे अच्छे और हमारे हमसाए दोस्त मुल्क यानी चाइना, वो चाइना में जाते हैं और चाइना में जो एजुकेशन, ख़ास तौर पे जो मेडिकल एजुकेशन उनको दी जाती है उसका दुनिया में शायद कोई मैच नहीं है। आज हमारे मेहमान हैं शाहिद रसूल साहब। शाहिद रसूल साहब काफ़ी अरसा से ये बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप लेके देते हैं, उनके एडमिशन्स करवाते हैं और इनके भेजे हुए खासी बड़ी तादाद में बच्चे वहाँ से डॉक्टर बन के वापस भी आ चुके हैं और बहुत से जा भी रहे हैं। आपका तारुफ करवाते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, कमिंग टू द शो। आप से आज बहुत से सवाल जो हैं वो हमने पूछने हैं। माय प्लेजर। और उसमें डेफिनेटली एक तो हमें आप ये भी बताएंगे कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है, ये चाइना में जिन बच्चों को पाकिस्तान में एडमिशन नहीं मिलता वो चाइना कैसे जा सकते हैं, वहाँ पर कितनी स्कॉलरशिप मिल जाती है, वहाँ रहने के लिए बच्चों को कितने फंड्स चाहिए होते हैं, और जिन बच्चों को वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनकी वहाँ पर कितनी फ़ीस देनी पड़ती है, क्या एक्सपेंडिचर होता है, और फिर वापस आने के बाद वो बच्चे किस तरह से हमारे इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये सवाल तो काफ़ी सारे हैं सर। तो जी पहले हम उसमें पहले जी श्योर मैं पहले हम शुरू कर लेते हैं इस चीज़ से कि कितने नंबर चाहिए होते हैं बच्चों को दाखिले के लिए। सर पर्टिकुलरली तो चाइना में एज सच कंपल्शन नहीं है कोई मेरिट की। वहाँ नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सीट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो पाकिस्तान में क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश रहती है, जो भी बच्चा एफएससी करके आ रहा है कि मैं किसी ना किसी तरह डॉक्टर बन जाऊँ। यहाँ पे सीट्स कम होने की वजह से मेरिट अराउंड 90% मार्क्स है। फिर एमडी कैट के मसाइल हैं, उसके नंबर्स का इश्यूज़ हैं, सीट्स का इश्यूज़ है। तो फिर वो बच्चे जो डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस में चंद कंट्रीज़ आ जाते हैं, इंक्लूडिंग चाइना, रशियन स्टेट्स और सम अदर कंट्रीज़ जो अफोर्डेबल रेंज में है। मेरिट का कंपल्शन वहाँ पे ओनली 60% मेरिट जो हमारा पीएमडीसी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उसकी ही ये रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे कोई मेरिट का एज सच इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो पीएमडीसी आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आपके 60% मार्क्स के हैं तो आप बाहर से डिग्री लेके आएँ, हमारा जो टेस्ट है वो क्लियर करें और उसके बाद आप हमसे आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेके आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
ठीक, मतलब ये है कि हमारा बच्चा कोई भी यहाँ से अगर उसके पास 60% तक अगर नंबर हैं जी, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल वो उसको चाइना जाके पढ़ सकता है। और- चाइना में डेफिनेटली वहाँ पर जो लैंग्वेज का एक बैरियर भी हो सकता है, एग्जैक्टली वहाँ पर जो खुराक है, यानी हमारा फूड जो हम पाकिस्तान में खाते हैं हलाल फूड, वहाँ पर ये भी एक बच्चों की परेशानी ज़ाहिर हो सकती है, और इसका भी कोई ना कोई हल निकाला होगा। वहाँ पर हॉस्टल्स हैं हमारी तरह के, उसके बारे में ज़रा बताइए। जी, हॉस्टल्स में सर स्टूडेंट्स मोस्टली तो खुद कुकिंग कर लेते हैं, तो जी। वो पाकिस्तानी बच्चे मिलके जो जिसको कुकिंग आती है, सामान तो मार्केट से इजीली मिल जाता है, तो आप हलाल तरीके से उसको बना सकते हैं। जी, अदरवाइज़ जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मल्टी कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो कैंटीन्स, उनके जो मेस हैं, वहाँ पे हलाल फूड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक, अदरवाइज़ आप खुद कुक कर लेते हैं। वैसे भी चाइनीज़ खाना हम लोग कम खाते हैं, वो थोड़ी देर बाद बच्चे खुद ही मिलके पकाना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है। अच्छा। वो हार्डली सेम उसी रेशो में चला जाता है, पाकिस्तानी 20 से 40 हज़ार रुपए के दरमियान मंथली आपके खाने पीने के एक्सपेंसेस इजीली कवर हो जाते हैं। जब मतलब आप मंथली 20 से 40 हज़ार के दरमियान आपके अच्छा। खाने के मैनेज हो जाते हैं एक बच्चे के। एक बच्चे के, जब आप मिल के एक सिस्टम में मिल के पकाते हैं। तो चलाते वो हैं। डिपेंड करता है 5 बच्चे बना रहे हैं या 15 बच्चे अपना इकट्ठा कुकिंग कर रहे हैं, तो इट्स ऑल। बच्चियों के लिए कैसे, बच्चियों के सर, लिए बिल्कुल सेफ है? कोई issue? चाइना शायद फीमेल्स के लिए दुनिया में सेफेस्ट कंट्री है। अच्छा, चाइना के रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ के चेक एंड बैलेंसेस, और वो सब कुछ उनका ऑटोमेशन पे है, और मॉनिटरिंग ही उनकी कैमरास के थ्रू हो रही होती है, और वहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दुनिया में फीमेल्स के लिए आई थिंक कि चाइना सबसे सेफेस्ट कंट्री है, सेफ है। कोई उसमें इशू नहीं है। और- और हलाल फूड का भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बाहर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जब आपको लैंग्वेज थोड़ी सी आ जाती है तो मुस्लिम रेस्टोरेंट आप ट्रेस कर सकते हैं बड़े शहरों में, वहाँ पे आप जाएं। और अपना- रेस्टोरेंट जी। में तो ज़ाहिर है फिर वो जब जाएंगे बच्चे, Expensive हो जाएगा। वो एक्सपेंसिव हो Yes, जाएगा वो बच्चों के लिए, वो ज़ाहिर है वहाँ पर। सेम और ऐसे ही है, आज यहाँ आप एक होटल पे 500 की भी रोटी खा सकते हैं, 12,000 की बिल्कुल भी सही। पड़ जाती है। हाँ जी, तो डिपेंड करता है आपकी रेसिपी, आप किस लेवल के रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। हाँ। खाना तो वही चीज़ें हैं सर। खाना तो वही है। जी, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और ये जो इसका प्रोसीजर है, यानी एक बच्चे को, अभी हमने देखा है कि हाल ही में ये जो MD कैट है, जो एग्ज़ाम बच्चों ने दे दिया, और खासी बड़ी तादाद है बच्चों की। एग्जैक्टली। ये जब हम देखते हैं तो अभी हम टीवी पे देख रहे थे कुछ जगहों पर बदन वो जो है थोड़ा सा जी, काम काफ़ी खराब भी problem हुआ होती है बच्चों ने, क्योंकि वो पेपर कहते हैं कि पता नहीं वो आउट हो गए, इस तरह के मसाइल भी जी, हुए। कुछ एरियाज़ में कुछ ये एरियाज़ सुनने में आया। ये शिकायत भी आपने जी। सुनी होगी। इतनी जो बड़ी तादाद में जो बच्चे वहाँ गए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सबको डेफिनेटली एडमिशन तो मिल नहीं सकता, नो पॉसिबल। मुश्किल, Limited बहुत seats। ज़्यादा मुश्किल है कि लिमिटेड सीट्स हैं, और फिर नंबर भी बच्चे ने अच्छे ले लिए, उसके बाद MD कैट में अगर वो रिज़ल्ट नहीं आया, आप भी अगर गया तो शायद वो उनके पास इतनी, हमारे पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। अब ये है कि इन बच्चों को कब स्टार्ट करना है, कि ये इन्होंने सोचना है कि जी हमने जाना है, चाइना जाना है, या हमने जहाँ भी जाके हमने पढ़ना है। तो चाइना के लिए ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कब इनको ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए? सर, इसका इंटेक तो स्टार्टेड है ऑलरेडी। सितंबर इंटेक जो वर्ल्ड का एक रूल में चलता है, 1 मार्च में एक इंटेक शुरू हो जाता है, उसकी इनरोलमेंट शुरू हो जाती है। तो इस वक्त तो आप सितंबर इंटेक के इनरोलिंग के लिए रश करें। अगर आपको कंफर्म है कि आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता, बच्चे को अपने मार्क्स और MCAT के नंबर से क्लियर आइडिया होता है कि पुराना जो मेरिट था लास्ट ईयर का, क्या मैं उसमें फॉल करता हूँ या नहीं। अगर नहीं फॉल करता तो ओके, रश टू द पासपोर्ट ऑफिस, अपना पासपोर्ट भी अर्जेंट बेसिस पे बनाएं, ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट फास्ट ट्रैक पे मिल जाए। वरना अच्छी यूनिवर्सिटियाँ टॉप लेवल पे की जो हैं वो पहले फिल होती जाएंगी, फिर आपको ग्रेजुअली दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन रह जाएगा। तो वंस यू डिसाइडेड, यू हैव टू मूव, आपको अपने पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स की तरफ रश करना है। डॉक्यूमेंटेशन इसकी कोई इतनी हार्ड नहीं है, फॉर्मेलिटी की बैंक स्टेटमेंट है, वो भी फॉर्मेलिटी की इसकी मैनेज हो जो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन है वो और बाकी जो चीज़ें हैं, इन पर डिस्कस करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Sure. हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इसके प्रोसेस के बारे में, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। एक एक करके ना ज़रा इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं वो ज़रा स्टूडेंट्स को बता दें प्लीज़। नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है सर, मैट्रिक, FSC, आपने उनकी सनद अटैच करवानी है IBCC से,
और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना है। एक फॉर्मेलिटी बैंक स्टेटमेंट की है, उसके लिए भी कोई पुरानी नहीं चाहिए, फैमिली मेम्बर किसी की भी चल जाती है, यूजली स्टूडेंट की हो तो वो भी चल जाती है। और जनरल डॉक्यूमेंटेशन विद पासपोर्ट। और जब आप एडमिशन के लिए एडमिशन लेटर निकलवाने के लिए आपका उस पर पासपोर्ट नंबर लगता है, क्योंकि तो अपनी सीट रिजर्व करवाने के लिए आपको पासपोर्ट सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अवेल करना होता है ताकि आपका प्रोसेस शुरू हो जाए। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आप विद इन टाइम गिवन फ्रेम ऑफ टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। जब आपका वीज़ा लेटर आता है उस टाइम के अंदर अंदर आपको मैनेज करके फिर आपको एम्बेसी अपीयर होना पड़ता है। सही। इसमें अभी आप देखें कि हमारी बदकिस्मती ये है कि स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं उनकी पहली प्रायोरिटी तो यही होती है ना कि हम अपने कंट्री में कोई ये देख लें पहले। अगर वो अभी अपना पासपोर्ट बनने देंगे तो जो पासपोर्ट के हालात हैं आजकल जी वो तो 3-3 4-4 माह लोगों को लग रहे हैं पासपोर्ट के बनने में। रेक्टिफाई हो गया सर, काफ़ी अभी कुछ थोड़ा सा चेंज हुआ है, रिलैक्स हो गया। अच्छा ये अच्छी बात है अगर ये हो गया तो। कुछ अर्सा पहले तक ऐसे ही था। अच्छा, अदरवाइज अगर आप लेट हो गए तो फिर आप मार्च सेशन में उसको मूव करेंगे। लेकिन अगर आज आपको 100 यूनिवर्सिटी एडमिशन दे रही है तो मार्च सेशन उनमें से शायद 13 यूनिवर्सिटीज़ में होगा। तो ये कि अभी जो करने वाले काम बच्चे के लिए एक तो ये है कि वो अपनी जो उसकी सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक और एफएससी के अगर वो मिल गए हैं, वैसे तो नहीं मिले होंगे डेफिनेटली, रिजल्ट कार्ड एडमिशन लेटर निकला था उतनी देर में आप अपनी डिग्री अप्लाई कर दें, अर्जेंट बेस पे वो आ जाए तो आईबीसीसी और सारा, क्योंकि वीज़ा लेटर आने में यूजली 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, तो आप इमीडिएटली ये काम कर सकते हैं। एडमिशन लेटर आपका 3 से 7 दिन में रूटीन में आ जाता है, तो वो पासपोर्ट पे आ जाएगा और आपके रिजल्ट कार्ड्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा अगर आप फाइनल हो गए हैं तो जस्ट पासपोर्ट बनवा के आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ द चेयरमैन यानी जो आईबीसीसी है जी, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स को जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली वहाँ से वो टेस्ट हो जाएंगे और वो करेगा फिर जाके वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उसके जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाएँ तो आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए रेडी, और मेडिकल भी आप मेडिकल भी समटाइम उन्होंने मुआफ़ा नहीं करना जी। उसका एक फॉर्म होता है वो यूनिवर्सिटी को आप दे दें, वो उसकी अटेस्टेशन के भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। समटाइम आ जाती है, समटाइम ये रिकमेंड कर देते हैं कि हमारे चाइनीज़ लैब से ही करवाएं, इस्लामाबाद में है। अच्छा, तो अभी ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है इस सीज़न में तो नहीं है, अगर आ जाएगी तो फिर अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे। तो अभी ये एक बच्चे ने दे दिया अपना उसका एडमिशन आ गया, एडमिशन आने के बाद फिर जब उसने वीज़ा लेटर भी उसका आ गया जी, तो जो उसकी ट्यूशन फीस है उसकी क्या ब्रैकेट बनती है अभी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर? सर चाइना में ये कहीं पे भी आप पढ़े बेसिकली तो WHO और दीगर जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनका मेडिकल का स्टेटस सिलेबस तो सबका सेम है, थोड़ी सी ही चेंजिंग होंगी जी। तो ऐसे उसका इशू नहीं है, इमीडिएटली आपका वीज़ा लेटर आ जाए आप अप्लाई करें और जितनी जल्द हो सके अपनी यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दें। सभी यूनिवर्सिटीज़ ने सेम सिलेबस पढ़ाना है। वहाँ पे जो इशू बनता है कि फीसिस का जो क्राइटेरिया है वो क्या बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा सूबा है, यानी बीजिंग या शंघाई में एडमिशन लेंगे तो आपकी फीसिस का वॉल्यूम बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर कोई साइड स्मॉल सिटी में आप जाएंगे तो काफ़ी आपकी फीस पे अफेक्ट आएगा। तो उसका जो बीजिंग या जो शंघाई बता रहे हैं उनमें तो फीसेस जो ट्यूशन फीस है जी वो भी बढ़ जाएगी, मगर लिविंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो यूजुअली वो पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर के बराबर भी सम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। अच्छा, तो हमारे यहाँ कोई उसको रिकमेंड ही नहीं करता और ना ही यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं लोग मोस्टली। जिस तरह कैपिटल मेडिकल यूनिवर्सिटी थी जी, एग्जैक्टली दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव पीकिंग यूनिवर्सिटी, तो ये हमारी अफोर्डेबिलिटी रेंज में ही नहीं आती, वरना उसी क्राइटेरिया में तो पाकिस्तान में प्राइवेट हो जाएगा। तो लिहाजा और वहाँ के तो छोटे छोटे शहर भी पाकिस्तान के लाहौर कराची से बड़े ही होंगे तो लिहाजा हमें तो हमारे लिए वो मैटर नहीं करता। तो यूजुअली इसकी जो ब्रैकेट है ट्यूशन फ़ी की मोस्टली वो 15,000 RMB से शुरू होती है और 27-28,000 RMB की रेंज में चलती है नॉन MOE लिस्टेड की। और जो ये कितने बनते हैं हमारे रुपीज़ में या 40 रुपए के करीब एवरेज अभी RMB का रेट है। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जी। और फिर जो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 25,000 RMB से शुरू होती हैं, वो फिर 55,000 सब उससे भी आगे चली जाती हैं, डिपेंड कर रहा होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ MOE या नॉन MOE में कोई इशू नहीं है, पाकिस्तान का कभी भी नहीं रहा। इंडिया के लिए कभी था MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की रिक्वायरमेंट्स थी, लेकिन यहाँ वो एक हम कहते हैं जी वो लिस्टेड में जा रहे हैं नॉन लिस्टेड में, तो कभी भी PMDC को नॉन लिस्टेड या लिस्टेड का इशू नहीं हुआ।
अच्छा, तो मगर ये इशू वैसे रहा है ये हमारे दौर पाकिस्तान में। के लिए है ही नहीं। हाँ जी, लिस्टेड था, नॉन लिस्टेड था, वो सिर्फ लिस्टेड और नॉन लिस्टेड का इतना सा फ़र्क है कि वहाँ लैंग्वेज जो है लिस्टेड में आप साथ साथ पढ़ते हैं 6 साल में, नॉन लिस्टेड में आप यूजुअली लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो पहले साल में कवर कर जाते हैं। अच्छा, इवन लैंग्वेज के ऊपर मैं थोड़ा सा मज़ीद please। बात करना चाहूँगा। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको लैंग्वेज उसकी हाँ, ये आनी बहुत- चाहिए, बहुत आपको बड़ा barrier आपके लिए वो है। पहले है। नॉन एमओई लिस्टेड का कॉन्सेप्ट ये है कि वहाँ आप पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं, उसके बाद मेडिकल शुरू करते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है। और ये फीस वगैरह तो नहीं होती लैंग्वेज पढ़ने की? नहीं, फीस तो उसमें शामिल है, इट्स अ पार्ट ऑफ द डिग्री। जब आप ठीक। यहाँ एफएससी पढ़ रहे हैं तो आप उसमें जैसे मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, जो उसके साथ मैंडेटरी उस तरह से बनता तो नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द डिग्री। जी। तो लैंग्वेज भी आप साथ ही उसी फी के अंदर ही आपकी एडजस्टेड है। अच्छा जी। मतलब स्टूडेंट्स ने अगर वहाँ जाके लैंग्वेज पढ़नी भी है या उन्हें पढ़नी तो नहीं, चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ द डिग्री, Part आप of the यू degree। मस्ट हैव टू। अच्छा। और सेम जैसे आप यूरोप यूएसए साइड्स पे आप आइल्स और दीगर इस तरह के कोर्सेज करके जाते हैं, उनका एक क्राइटेरिया सेट है जी आपके इतने बैंड हो। सेम उसी तरह चाइनीज़ में जो लैंग्वेज है उसका HSK, जहाँ आइल्स के बैंड्स हैं वहाँ पे लैंग्वेज के लेवल्स हैं। जी। HSK के लेवल्स, लेवल 1 सेम उसी तरह जैसे आइल्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग लिसनिंग 4 पोर्शन है, सेम इसी तरह HSK लैंग्वेज के हैं। HSK लेवल 1 जो है वो 150 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है। HSK 2 इसका डबल हो जाएगा 300, HSK 3 इसका डबल हो जाएगा 600 वर्ड्स, HSK 4 इसका डबल हो जाएगा 1200 वर्ड्स। तो टोटल 1200 वर्ड्स इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट द डिग्री। इस सारे ड्यूरेशन में अगर आप करेंगे HSK 4 तो वो MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी काउंट हो, उसमें जाके कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं वो कहती हैं आप पहले साल ही ये पूरा कर लें, तो वो आप नॉन MOEs को कहलाते हैं। राइट। ये सिर्फ ये है कि आप जैसे एक पीरियड है वो 6 साल लैंग्वेज का पढ़ रहे हैं MOE लिस्टेड में लैंग्वेज का, और एक ये कि 6 साल के पीरियड्स उठा के पहले साल में इकट्ठे रखती हैं, तो वो आपने पहले साल ही लैंग्वेज का HSK 4 करना है। तो ये 2 मेजर डिफरेंसेस हैं, और जहाँ पे फ़ीस के वॉल्यूम में, फ़ीस के लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और लैंग्वेज की फ़ीस वैसे भी कम होती है। लैंग्वेज की फ़ीस 10 से 15 हज़ार RMB है, वो पहले साल आप सिर्फ इतनी दे देंगे, कुछ भी नहीं है। सही। यानी वो 3.5 से 5 लाख के दरमियान यूजुअली है, जबकि दूसरी की जो है वो 7-8 लाख में चली जाती है। सही। तो कोर्स क्राइटेरिया वो, क्रेडिट आवर्स भी वही हैं, सिर्फ तरतीब चेंज है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सही बात। डिग्री 100% सेम है, डिग्री की वैल्यू 100% सेम है। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कितने पैसे अपने पेरेंट्स के ज़्यादा लगा देना। छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आ जाते हैं कि जो वहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं वो कौन कौन सी हैं और वो हमें कैसे मिल सकती हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इससे पहले हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि वहाँ पर जो लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और फिर उसके बाद हमने बात करनी है कि वहाँ पर स्कॉलरशिप कितनी है। तो ये बताइएगा कि जो लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, और डेफिनेटली इम्पोर्टेंस तो लैंग्वेज की बहुत है, मगर ये है कि एक डॉक्टर के लिए जिसने वहाँ रहना भी नहीं है, सिर्फ उसने वहाँ पढ़ना ही है, उसके लिए वो लैंग्वेज किस तरह उसको हेल्प करती है? आप सर देखें, आपने ट्रेनिंग तो वहीं लेनी है जी। दूसरे साल तीसरे साल बच्चा हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाता है। हॉस्पिटल में वहाँ के लोकल लोग पेशेंट्स आते हैं, आपने उनको देखना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है। हाउस जॉब की बात कर रहे हैं आप? नो, आप हाउस जॉब तो 6 ईयर में, वो आपकी इंटर्नशिप 6 ईयर में स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके विजिट शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो जब आप पेशेंट्स को वहाँ जाते हैं, आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जितना आपका लैंग्वेज भी अबूर होगा, आप उतना ज़्यादा अच्छा उनसे बात करके उनकी बीमारी का देख सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, और फिर उसको जो मेजर उनके सीनियर डॉक्टर्स हैं वो कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं तो जितना आपका लैंग्वेज पे अबूर होगा और जितनी जल्दी अबूर होगा, आप उतने ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे। सही बात। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है। यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ हवा बनाओ, हम लोग लैंग्वेज से डरते हैं। वो यार HSK नहीं होता भाई, पढ़ने वाला अगर आप देखें टोटल 1200 वर्ड्स हैं, पहले साल ही कर लें। आप डेली पे डिवाइड करेंगे 3 से 4 लफ्ज़ बनते हैं सर, 1200 को 366 डेज़ पे आप डिवाइड करें तो 3-4 लफ्ज़ अगर एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, और वो लैंग्वेज से डरते हुए कि जी मुझे MOE लिस्टेड में डाल दें अपने माँ बाप के, वो 15-20 लाख रुपया ज़्यादा लगवा देता है। तो दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। आप पहले लैंग्वेज को कॉप अप करें,
कोई मसला नहीं है, 4 लफ्ज़ 5 लफ्ज़ 10-12 लफ्ज़ डेली के करें ताकि आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। आप बात बताइए ना, ये माँ बाप को पता लगना बड़ा ज़रूरी है एग्जैक्टली कि बच्चा जो है वो उनको उनके पैसे, हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे आते हैं, अगर आप उनसे कहें ना लैंग्वेज जिस तरह आपने डरते हैं जी, अगर उनसे ये कहा जाए कि अभी आयल्स का जो है वो हमें ये वाला बैंड चाहिए, लेट्स से 6 बैंड चाहिए, तो वो कहता है जी कि सर जी ये इस तरह करें कि आप चाहे 2-3 लाख रुपए अब्बा जी का ज़्यादा लगवा दें मगर मुझे आयल्स जी एग्जैक्टली यही बात जो आप कह रहे हैं situation ना HSK वाली भी है बच्चे की एग्जैक्टली ये वो कहता सिचुएशन है जी कि मैं लैंग्वेज, हालांकि अगर वो लैंग्वेज नहीं करेगा, जिस तरह यही अगर कोई बच्चा UK में जाके MBBS रहेगा, अगर वहाँ के जो कोर्स है पढ़ता है तो उसको वहाँ पर शायद आयल्स का बैंड 8 चाहिए होगा एग्जैक्टली इस लेवल पे जाना पड़ेगा उसको। को अगर वो नहीं पढ़ेगा तो बीमारी को समझेगा किस तरह से। जी तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो लैंग्वेज से डरता रहेगा जी तो वो अपने उन जो उसके वहाँ पेशेंट्स हैं उनके साथ वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली तो उसको करना है सर। हाँ, जब अल्टीमेटली करना है पार्ट ऑफ द डिग्री, तो व्हाई नॉट डू फर्स्ट बिल्कुल और अपने माँ बाप के बहुत सारे पैसे बचा लेंगे। बच जाएंगे। और अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत अच्छा उनका पैटर्न है, कोई फ़र्क ही नहीं है डिग्री में, यानी आप कहें ना कोई पॉइंट्स में भी कुछ फ़र्क आता है तो वो भी नहीं है। और फिर MOE और नॉन MOE की डिग्रीज में सम टाइम एट द एंड जो कॉस्ट कंपैरिजन में डिफरेंस आ जाता है वो 20 से 25 लाख का नॉर्मल आ जाता है। तो आप 20-25 लाख अपने माँ बाप का बचा सकते हैं, तो लेकिन यहाँ बच्चा इधर उधर से सुन के लैंग्वेज नहीं होती, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं है सर। अगर आप देखें कि 1200 अल्फाज अगर एक बच्चा फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक कि उसको MBBS करना चाहिए। एग्जैक्टली सर, हाँ जी, अगर वो इज नॉट कैपेबल कि अगर उसने आकर डॉक्टर बनना है, उतना आसानी मांगते हैं ना बच्चे, जानों से हमें कुछ जी करना बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब वो जो आप बता रहे थे 1 बेल्ट 1 रोड जी, स्कॉलरशिप है, उसके बारे में जरा बताइएगा। अब चाइना का एक प्रोजेक्ट है जी ओबोर, 1 बेल्ट 1 रोड, वो चाह रहा है पूरी दुनिया को एक रोड के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, तो उन रोड्स पे जितने भी कंट्रीज़ आते हैं वो वहाँ के लिए स्पेशली कहीं कभी ना कभी टाइम टू टाइम डिफरेंट लेवल के स्कॉलरशिप्स अनाउंस करता ही रहता है कि यहाँ के लोग आते रहें, हमारे पास स्कॉलरशिप की फैसिलिटी लें, यहाँ पे पढ़ें, हमारे इन्वायरमेंट से आदी हों। फिर क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट्स इन कंट्रीज़ में हैं तो यही लोग वहाँ जाके सर्व भी कर दें। ठीक, तो इसलिए उन कंट्रीज़ पे इनका स्पेसिफिक फोकस है। उसमें फिर डिफरेंट किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। सबसे जो मशहूर तरीन हमारे यहाँ चलता है CSC का, चाइना गवर्नमेंट का जो चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का जो आ रहा है। फिर प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अपने स्कॉलरशिप्स हैं। टाइम टू टाइम डिफरेंट लेवल के अनाउंस होते रहते। गो कोविड में चाइना की इकानमी बहुत कोलैप्स कर गई, जो एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में चाइना बहुत स्पेंड करता है। और इस प्रोजेक्ट को जो उन्होंने प्लान किया, उन्होंने उस पर थोड़ी सी कट भी किया दरमियान में, बट वो स्टिल अब दोबारा वो सारी चीज़ें चल रही हैं। तो टाइम टू टाइम ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं और हर लेवल पे होते हैं। अच्छा, आप PhDs, मास्टर डिग्रीज, ग्रेजुएशन डिग्रीज, डिप्लोमाज, टेक्निकल डिप्लोमाज, इवन मैट्रिकुलेट जो बच्चे हैं वो इनके डिफरेंट जो हमारे यहाँ DE लेवल के हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं सब 3-3 साल के। उसमें कभी ट्यूशन फ्री आ रही है, कभी ट्यूशन हॉस्टल फ्री आ रही है। बच्चा परफॉर्म करता रहे, अच्छा चलता रहे, तो वो रेगुलर बेसिस पे उसका स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहता है और बेतहाशा ही स्कॉलरशिप दे रहा है। कुछ कंट्रीज़ के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम इवन टिकट भी चाइना गवर्नमेंट दे रही होती है, ये फैसिलिटी भी दी हुई है। वो कभी कभी आ रहे होते हैं इस तरह अच्छा, से। ये तो बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि इसमें जो स्कॉलरशिप्स हैं, मगर पर्टिकुलरली जो कि हम तो चाइना के बड़े अच्छे हम लोग एलाई हैं, दोस्त हैं जी, और पाक चीन दोस्ती तो खैर आपको पता ही है कि बड़ी एग्जैक्टली। तो उसमें कोई ख़ास कोई उन्होंने हमारे लिए नहीं कुछ क्वेश्चन रखा हुआ जी कि सिर्फ ये जो स्कॉलरशिप है ये सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगी या कुछ तरह सर कोटा तो उन्होंने हर मुल्क के लिए साथ में कोटा रखा हुआ है जी, यानी आपने मेरिट पे आना है। जिस भी कंट्रीज़ के एप्लीकेंट्स उस लेवल पे फॉल करते हैं वो उसमें उनका क्राइटेरिया बन जाता है तो वो उसको विन कर जाते हैं। तो पाकिस्तान से कितने जो स्टूडेंट्स हैं? ढेर लगा हुआ है वहाँ पे भी। जब स्कॉलरशिप पे भी आप जाते हैं तो आपको HSK4 फिर भी करके परफॉर्म करना पड़ता है। अच्छा जी, लैंग्वेज इज़ मस्ट उनके सब डिग्रीज में आपको। अच्छा, स्कॉलरशिप का जो है अभी जो बच्चा यहाँ से पाकिस्तान में उसकी MD कैट में रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, उसके FSC में भी नंबर शायद 1000 के करीब ही हो जी, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलता, फिर भी उसको अगर वो चाइना जाता है जी, तो फ्रॉम द डे 1 भी कोई स्कॉलरशिप है जो उसको मिल सकती है? सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डे 1 अच्छा, पे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अकोमोडेट कर रही होती हैं टाइम टू टाइम, डिपेंड करता है उस वक्त की सूरत हाल पे। लेकिन मेडिकल में स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा नहीं है
और अच्छा। अगर है भी तो चंद यूनिवर्सिटीज़ में फिर उनका मेरिट और अदर क्राइटेरिया, फिर वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। अगर आप मतलब महंगी यूनिवर्सिटी ने अगर दे दिया, उसकी फ़ीस ही 35-40 हज़ार RMB है अच्छा। ट्यूशन फ़ी। अगर आपने सेकेंड ईयर क्वालिफाई नहीं किया, आपको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड पे करने पड़ गए, तो आपकी रेशो फिर वहीं चली जाएगी। ठीक। तो हम फिर उस वक्त रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो अगर आप उस मेरिट के क्राइटेरिया पर फॉल कर गए, लेट्स सपोज कि अगर वहाँ 150 बच्चा रिक्रूट हुआ और उनमें से उन्होंने कहा जी टॉप 10 बच्चों को देंगे, तो 15 बच्चे तो फॉल कर जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी उन्हें तो पे करना है। तो ये जो स्कॉलरशिप वाला सिस्टम है, ये कब शुरू होगा एक MBBS के स्टूडेंट के लिए? MBBS के लिए तो सर लिमिटेड ही अवेलेबल है, और हम उसमें कहते हैं कि यार शायद हो भी ना, क्योंकि पूरी दुनिया से ही एप्लीकेंट आ रहे हैं। हम उसको, अगर उस बच्चे ने चाहा है कि मुझे आप यहाँ करवा दें, हम उसको अप्लाई करवा देते हैं। लेकिन अगर वो उस मेरिट क्राइटेरिया, लेट्स सपोज अफ्रीकन कंट्रीज़ भी आ रहे हैं, इंडियन कंट्रीज से भी आ रहे हैं, अगर लोग बांग्लादेश से भी आ रहे हैं और वो उस मेरिट में हाई फॉल कर जाते हैं, तो हम फिर दूसरा ऑप्शन देने पे हैं। तो ये कब स्कॉलरशिप जो है स्कॉलरशिप अनाउंस है ऑलरेडी। इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के भी जून जुलाई में वो अनाउंस, उनकी सबको पता होता है। और अब अगर वो हमारा, क्योंकि रिज़ल्ट यहाँ लेट आता है एक्चुअली, दुनिया में तो रिज़ल्ट टाइमली आ जाता है, उन्होंने सितंबर इनटेक तो शुरू कर देना। हमारा रिज़ल्ट सितंबर में आता है, फिर बच्चा MD कैट के पीछे भागता है, उसके बाद वो सोचता है मैं पासपोर्ट बनाऊँ। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब दुनिया में सारे एडमिशन्स हो चुके होते हैं जी, तो हम अपना FSC का रिज़ल्ट देते हैं जी, और उसके बाद फिर वो बच्चे को 1 साल उसका बेचारे का ज़ाया हो जाता है। जी, बड़ा एग्जैक्टली। मुश्किल होता है। फिर मार्च में बहुत लिमिटेड ऑप्शन, मार्च में बेशक तो ऑप्शन जो है वो कम हो जाती हैं। ये हिसाब पूरे जो है ना पाकिस्तान का, ये सब कंट्री के साथ ऐसे ही है, सिर्फ चाइना की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, बाकी भी दुनिया में वो जो सिस्टम चलता है, हम थोड़ा सा उससे ज़रा आगे पीछे चलते हैं। तो शायद साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने थैंक्स फॉर योर टाइम दिया, इनविटेशन, बताया इसके बारे में। तो बहुत कुछ है उन बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और बनना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर्स पहले ही बहुत थोड़े हैं और हमें ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं वो जहाँ भी जाएं, चाहे वो चाइना जाएं, और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं, मगर शायद चाइना जो है वो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दे रहा है। तो चाइना ज़रूर जाएं। और वैसे भी ये एक हदीस का मफ़हूम भी है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। तो चीन ज़रूर जाइए, वहाँ पर MBBS कीजिए और करके पाकिस्तान वापस आइए और आके अपने बहन भाइयों की खिदमत कीजिए। आइंदा कोई नए टॉपिक के साथ दोबारा हासिल होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।